साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। साथियों प्राचीन भारतीय इतिहास की इस कड़ी में मैं जो गुप्त वंश आपको पढ़ा रहा था उसकी लास्ट पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों अभी तक आपने वहाँ पर देखा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में, और आज हम आपसे चर्चा करेंगे उसके आगे के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। साथियों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको लगे कि यह वीडियो अन्य आपके सहपाठियों के लिए भी उपयोगी है तो इसको आगे भी शेयर करने का काम अवश्य करिएगा। साथियों चलिए हम आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिसने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को या कहें गुप्त वंश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। हमने इसके पहले के शासक समुद्रगुप्त के बारे में देखा कि कैसे उसने अपनी विजयों के माध्यम से गुप्त वंश के साम्राज्य को विस्तारित किया और साथ ही साथ गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। साथियों यहाँ हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने द्वितीय ने, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, कैसे जो है गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को और शिखर पर लाने का काम किया। जैसे समुद्रगुप्त ने विजयों के माध्यम से गुप्त वंश को प्रतिष्ठा प्रदान किया, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम से गुप्त वंश को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक ऐसा शासक है जिसने कहीं ना कहीं सांस्कृतिक उपलब्धियों में, जैसे उसने उसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे और उसमें एक प्रसिद्ध नाम कालिदास का आता है, और कालिदास का नाम लगभग सबने ही सुन रखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से अपनी बुद्धिमत्ता को साबित किया था। तो कालिदास नामक जैसे विद्वान कहाँ पाए गए, तो वो मिलते हैं हमको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसने सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने में गुप्त वंश को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। क्लियर इतना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत सारे सिक्के भी चलाए जिसके माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई। तो हम यहाँ पर देखेंगे आज आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा कि गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद अगले शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। इसका अन्य नाम देवराज, देवश्री, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, साहसांक आदि मिलता है। इसके शासन काल की जानकारी देने वाला अभिलेख वत्स भट्टी द्वारा रचित उदयगिरी
गुहालेख है। उदयगिरि गुहालेख है। ठीक है, तो इसके आगे इसको लिख लीजिए। तो फिर चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए आगे देखते हैं हम। यह गुप्त वंश का सबसे महान शासक हुआ। सबसे महान शासक हुआ। इसने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। आगे लिखिएगा। इसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के दो प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी इसकी दूसरी राजधानी थी। इसने वैवाहिक संबंधों और विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इतना लिखे चलते हैं। आगे लिखिएगा। इसका शासनकाल लड़ाइयों के लिए नहीं अपितु कला एवं साहित्य के प्रति अनुराग के लिए जाना जाता है। इसके शासनकाल में 9 विद्वान निवास करते थे। 9 विद्वान निवास करते थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह, वराहमिहिर आदि प्रमुख थे।
दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ का समीकरण इसी शासक के साथ किया जाता है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। चलिए आगे लिखिएगा। इसके शासनकाल में फाहियान ने यात्रा की थी। फाहियान एक चीनी यात्री है। फाहियान ने यात्रा की थी। वह अपने यात्रा वृत्तांत में कहीं भी शासक का नामोल्लेख नहीं करता है। इसका शासनकाल ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है, तो ये रही चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसको आप अच्छे से, जो हम बहुत कम समय है इसलिए मेन पॉइंट ही आपको लिखा रहा हूँ, ताकि इस सूक्ष्म अध्ययन के माध्यम से आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकें कि इसने कैसे जो है गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुँचाने का काम किया, और फिर उसके माध्यम से अपने एग्जाम को आप बेहतर बना सकें। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चलते हैं हम कुमारगुप्त की ओर। चलिए अगले शासक को देखते हैं, कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक होता है वो कौन होता है? कुमारगुप्त प्रथम। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम हुआ। इसके बारे में जानकारी इसके मंदसौर अभिलेख से होती है, जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी। सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के शासनकाल से मिलते हैं। इसी के शासनकाल से मिलते हैं। इसके द्वारा जारी सिक्के से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का संपादन
किया था। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगली स्लाइड। चलिए आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। जिससे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा तथा पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे लिखिएगा। इसके शासनकाल में, मतलब कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसकी उपाधि महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र आदि मिलती है। ठीक है, तो ये रही कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित जानकारियाँ। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। फिर एक और शासक देखते हैं, स्कंदगुप्त को। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास समाप्त होगी आपकी। चलिए अगले शासक को हम लोग देखते हैं, स्कंदगुप्त। इसमें लिखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त हुआ। इसके शासक बनते ही हूणों का आक्रमण हुआ। आगे लिखिएगा, यहीं पे लिखिएगा, इसने हूणों पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है।
इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके समय में चीनी सम्राट सांग ने दूत मंडल इसके दरबार में भेजे थे। तो ये रहे जो गुप्त वंश के महान शासक हुए। अभी हमने आज देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और फिर उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, फिर स्कंदगुप्त के बारे में। साथियों, मैंने यहाँ आपको पॉइंट वाइज इसलिए लिखाया है ताकि आप मेन पॉइंट को याद किए रहें, और उसी मेन पॉइंट को अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो उसको विस्तारित करते हुए, और शॉर्ट आता में तो आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसको आप भली भांति अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक और क्लास में। जो बचा है हमारा एक और क्लास बचता है हर्षवर्धन, उसको भी हम देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। फिर लास्ट में हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आएंगे, जिसको पढ़कर आप जो है अपने एग्ज़ाम को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।